तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तो लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर। आज हमें ख़त्म करना है बहुत ही छुटकू सा चैप्टर, रिटर्न्स। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रियल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम कल को आर्टिकलशिप करोगे तो तुम्हारी आर्टिकलशिप में तुम्हें ये सारी चीज़ें काम आएंगी, क्योंकि अगर तुम जीएसटी में थोड़ा बहुत भी काम करोगे तो रिटर्न्स तो भरोगे ही। रिटर्न्स सारा कंप्लायंस ही तो टैक्स है ही। ठीक है सर। तो इसमें क्या क्या रिटर्न है? GSTR 1, 3B, 9, 9C, GSTR 4, GSTR 5, GSTR 8, ये वो सब कुछ। ठीक है सर। तो फिर शुरू करें। यस सर। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 37, जिसका नाम है GSTR 1। GSTR 1 में क्या भरते हैं सर? GSTR 1 में सारी आउटवर्ड सप्लाईज भरते हैं, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो हर रजिस्टर्ड पर्सन को, इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, GSTR 1 भरनी है। लेकिन किन किन को नहीं भरनी है? ISD वालों को नहीं भरनी, NRTP को नहीं भरनी, जो सप्लायर कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स भर रहे हो उसको नहीं भरनी, जो जो रजिस्टर्ड पर्सन सिर्फ TDS TCS डिडक्ट और कलेक्ट करने के लिए लेके बैठा है उसको नहीं भरनी, और OADR को नहीं भरनी। बाकी सबको GSTR 1 भरनी है। सबको अपनी आउटवर्ड डिटेल्स बतानी है कि मैंने लास्ट मंथ कितनी सेल करी, कितनी सप्लाई करी आउटवर्ड, उसकी डिटेल मैं अगले महीने की 11 तारीख को दे दूंगा। तो सर 11 तारीख को भरते हैं R1। लेकिन कुछ QRMP वाले भी होते हैं, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो QRMP वाले एक क्वार्टर के एंड के बाद अगले महीने की 13 को GSTR 1 भरेंगे। ओह, तो जैसे अप्रैल मई जून क्वार्टर खत्म हुआ तो 13 जुलाई को भरी जाएगी पूरे क्वार्टर की रिटर्न। बिल्कुल सही। QRMP वालों के पास एक ऑप्शन भी है, IFF की ऑप्शन भी होती है। सर IFF क्या होता है? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। कि QRMP वाले, अब उसने GSTR 1 तो भरनी है भाई एक क्वार्टर के बाद, लेकिन हो सकता है ना उसके B2B वाले कस्टमर्स भी हों। अब वो बोलें यार हमने तो तेरे को टैक्स दे दी, हमें ITC दे, और तुम बोलो नहीं नहीं हम तो क्वार्टर के बाद रिटर्न भरेंगे, तब तुम्हें ITC मिलेगा, क्योंकि जब मैं R1 में भरूंगा तभी तुम्हारी 2B में आएगा। तो वो बोलते ये तो दिक्कत है। तो गवर्नमेंट ने उनको एक फैसिलिटी देती, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसमें तुम अपने B2B इन्वॉइसेस डाल सकते हो। एंड ये ऑप्शनल फैसिलिटी है, तो मजे करो। इन्वॉइसेस डालो अपने B2B, सिर्फ B2B डालो, और ताकि सामने वालों को क्रेडिट मिल सके, बस। ठीक है जी। तो IFF का भी ऑप्शन है QRMP वाले के पास, टू रिपोर्ट B2B या फिर जीरो रेटेड इन्वॉइसेस टू पास ऑन द ITC टू रिसिपिएंट। एंड ये भी 13 को फाइल होती है। तो अगर एक क्वार्टर है अप्रैल की IFF कब फाइल होगी? 13 मई को, मई की 13 जून को, और एक पूरे क्वार्टर की फिर GSTR 1 फाइल होगी 13 जुलाई को। ठीक है सर। ठीक है जी। ओके सर, GSTR 1 में जाता क्या क्या है? एक तो इन्वॉइस वाइज डिटेल जाती है, पूरी इन्वॉइस वाइज डिटेल्स, इन्वॉइस नंबर, डेट, सप्लायर GSTN, रिसिपिएंट GSTN, अमाउंट, वैल्यू, टैक्स, रेट, सब कुछ। ओके। और B2C की सिर्फ कंसोलिडेटेड सप्लाई जाती है, बिकॉज B2C के सामने वाले ने क्रेडिट तो लेना नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि मेरी पूरे साल की B2C सेल इतनी है, खत्म। और डेबिट नोट क्रेडिट नोट की डिटेल जाती है। ठीक है जी। लेकिन अगर तुम्हारे इंटर स्टेट B2C सप्लाईज हैं, और ये मेरे हिसाब से अगस्त 2024 में अमेंडमेंट आई थी, इंटर स्टेट B2C सप्लाईज हैं तो, और 1 लाख से ज़्यादा हैं। पहले 2.5 लाख होती थी, फिर अगस्त 2024 में अमेंडमेंट आई थी, 1 लाख हो गया था। 1 लाख से ज़्यादा हैं तो तुम्हें उनको ईच रेट ऑफ टैक्स वाइज सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा GSTR 1 में, सिर्फ और सिर्फ इंटर स्टेट एंड B2C सप्लाईज एंड ग्रेटर देन 1 लाख। ठीक है सर। ओके जी। जब तक तुम GSTR 1 फाइल नहीं कर देते, तब तक तुम उसमें जितना मर्जी डाटा चढ़ाओ, निकालो, उसको एडिट करो, जितनी मर्जी बार करो, कोई लिमिट नहीं है, जो मर्जी करो GSTR 1 के साथ, जब तक तुम फाइल नहीं कर देते। सर फाइल कर दी तो भी बहुत ऑप्शंस हैं। GSTR 1A भी है उसको अमेंड करने के लिए, या फिर तुम नेक्स्ट टैक्स पीरियड में भी उसको अमेंड कर सकते हो। ओके, इंटरेस्टिंग। और तुम्हें GSTR 1 में डिस्क्रिप्शन नहीं देनी है गुड्स और सर्विसेज की, और इनवॉइस कॉपी की ऐसे डॉक्यूमेंट की ऐसे फोटो अपलोड नहीं करनी है। सिर्फ HSN रिपोर्ट करना है। HSN का रूल याद है ना सर? आप कहाँ, हमें याद है कि नहीं यार? बताया होगा आपने पहले, तो क्या फ़र्क पड़ता है, दोबारा बताओ। ओके ओके, बता रहा हूँ, डांट क्यों रहे हो? तो HSN, अगर तुम्हारी 5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है तो तुम्हें B2B में मैंडेटरी 4 डिजिट्स HSN रिपोर्ट करना है, एंड B2C में ऑप्शनल 4 डिजिट है इनवॉइस में। रिटर्न में भी फिर ऑब्वियसली वही जाएगा। और अगर तुम्हारी 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो तुम्हें मैंडेटरी 6 डिजिट HSN रिपोर्ट करना है। ओह अच्छी है जी, लाडले, बिल्कुल सही। ठीक है सर। ऐसे कौन से रजिस्टर्ड पर्सन है जिनको IFF या GSTR 1 भरना अलाउड ही नहीं है? डिबार कर दिया उनको, तुम्हें नहीं भरने देंगे। किनको नहीं भरने देंगे सर? जिनकी पिछले मंथ की रिटर्न्स, पिछले मंथ की R1 या 3B फाइल ना करी हो, बेसिकली प्रीसीडिंग कोई भी रिटर्न पेंडिंग ना हो। 88C या 88D के अंदर ऑर्डर आया हो, 88C या 88D के अंदर एक नोटिस आता है, ठीक है,
ऑटो जनरेटेड पोर्टल का नोटिस है, बेकार सी चीज़ है, बहुत ही बेकार है। जैसे ही तुम 3B फाइल करते हो एकदम से नोटिस आ जाता है, कौन सा वाला, या तो DRC1B जिसमें आता है 3B वर्सेस R1 का नोटिस कि तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाईज में कोई डिफरेंस है उसको ठीक करो, या 3B वर्सेस 2B कि तुम्हारे ITC जो तुमने लिए उसमें कोई डिफरेंस है तो उसको ठीक करो। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर नोटिस आ जाता है। तो अगर ये पेंडिंग है तो भी तुम R1 नहीं भर सकते। सर इसका हल क्या है? या तो तुम इसमें जो उन्होंने टैक्स अमाउंट दी है, तुम्हें लगता है यार ये तो सच में वैरेंस रह गया, पे कर दो, या तो टैक्स पे कर दो जो वो मांग रहे हैं, या तुम उसका रिप्लाई दे दो 7 दिन के अंदर। तो तुम अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर लेते हो, या रिप्लाई देते हो या पे कर देते हो, तो तुम R1 भर सकते हो। ओके। एंड रूल 10A के अकॉर्डिंग उसने बैंक डिटेल्स नहीं दी हैं अभी, याद है ना रूल 10A, रजिस्ट्रेशन में पढ़ा था 30 डेज़ के अंदर बैंक डिटेल्स फर्निश करनी पड़ती है। नो वो दिखाया भी था मैंने पोर्टल लॉगिन करके, है ना। तो वेटे अगर वहाँ पे भी पढ़ा था हमने कि अगर बैंक डिटेल्स नहीं दी तो तुम्हारी R1 रुक सकती है। ओके। एंड R1 कांट बी फाइल्ड बिफोर एंड ऑफ करंट टैक्स पीरियड। मान लो तुम अप्रैल की सप्लाईज कर रहे हो, तुम्हें अप्रैल की GST-R1 कब भरनी है? 11 मई को। तो तुम अप्रैल की R1 अप्रैल में ही नहीं भर सकते, 1 मई से खुलेगा वो पोर्टल, ठीक है जी, अप्रैल की R1। लेकिन कब भर सकते हो? जब GST कैंसिल हो गया। अब मैंने 1 से लेकर 16 अप्रैल तक सेल करी है, 17 अप्रैल को GST बंद हो गया मेरा, तो मैं तो 1 से 16 वाली ही रिपोर्ट करूँगा ना, अब वो चाहे मैं 20 तारीख को कर दूँ, ठीक है जी, है ना। या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की वो वैलिडिटी खत्म होगी जो उसने मांगी थी। ओके। तो GST-R1 आपका यहाँ पे मोटा मोटा होता है ख़त्म, ठीक है जी। ये बेकार की थ्योरी आप पढ़ लेना, क्या मिलता है रिटर्न भर के, रिटर्न भरने के क्या पर्पस सॉल्व होते हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना। पढ़ोगे कहाँ से? नोट्स कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे बेबी। और टेलीग्राम चैनल का है मेरे डिस्क्रिप्शन में बेबी। और डिस्क्रिप्शन का, अबे यार डिस्क्रिप्शन कहाँ होती है? वीडियो के नीचे होती है, हद होगी। तो जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और नोट्स उठाओ मज़े से। सर कितने पेज में आपने रिटर्न्स का चैप्टर ख़त्म करा है? 2 पेज में फुल कवरेज। ओह नाइस फुल कवरेज इन माय वीडियोस, एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट हियर। ओके। अच्छा चलो अब GST-2B पे चलते हैं सर। तो सामने वाले ने भरी R1, हमारी जनरेट होगी GST-2B, हमने भरी R1, हमारे रिसिपिएंट की होगी GST-2B जनरेट। वेरी गुड। कब होती है जनरेट? हर महीने की 14 तारीख को। अब मैं तुम्हें बता दूं जो GST-2B है, जो कि आज की डेट में रेलेवेंट है, GST-2B 14 को जनरेट होती है, जिसमें सामने वाले ने जो ITC जो अपनी R1 में भरा है फाइल्ड बाय वेरियस सप्लायर्स, उसके बेस पे हमारा ITC डिफाइन होता है, ठीक है सर। और ITC जनरली अवेलेबल टू रिसिपिएंट को जनरली जो 2B में ITC है वो अवेलेबल होता है, एक्सेप्ट अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो सप्लायर है बेसिकली, उसने कोई टैक्स में डिफ़ॉल्ट करा है, उसने कोई पेमेंट नहीं करी, उसकी पेमेंट पेंडिंग है, या उसने ITC एक्सेस क्लेम कर रखा है, या मैंने ITC एक्सेस क्लेम कर रखा है, या टैक्स एज पर R1 इज ग्रेटर देन टैक्स पेड इन 3B बता रखा है उसने भाई ने, तो ITC मेरा रुक जाएगा। या नया रजिस्ट्रेशन है सामने वाला सप्लायर, तो गवर्नमेंट बोलती है यार ये नया रजिस्ट्रेशन थोड़ा फर्जी भी हो सकता है, इतना मोटा ITC अगर दे रहा है तो चांसेस है कि वो थोड़ा रोक लें उसको कि भाई ये नहीं मिलेगा, है ना, जो तूने अभी 2 दिन में तेरी रजिस्ट्रेशन मिले और तूने 50 लाख का इन्वॉइस काट दिया, बेटे नज़र में है तुम्हारी, ऐसे बोलते हैं वो, ठीक है। ओके। अब जो GST-2B है वो स्टैटिक है, मतलब वो हर महीने की 14 तारीख को ही जनरेट होगी, और उसमें वही डेटा आएगा जो तुमने GST-R1 में सही टाइम पे भर दिया। मतलब तुमने 11 तारीख को GST-R1 भर दी तो वो 14 तारीख को 2B में आ जाएगी, या QRMP वाले ने 13 को भर दी तो वो 14 तारीख को GST-2B में आ जाएगी। अगर मान लो सर हमने गलती कर दी, थोड़ा मतलब डिले कर दिया फाइलिंग में, तो बेटे 2B तो 14 को जनरेट ही होगी। अब तुम्हारा इन्वॉइस ही अगर लेट फाइल हुआ है तो, या तुमने R1 लेट फाइल कर रहे हो, तुमने मान लो 15 तारीख को तो GST-R1 फाइल करी है, तो अगले महीने की GST-2B में मिलेगा सामने वाले को ITC, ठीक है सर। एक GST-2A भी होती है, इसकी बहन है। जब स्टार्टिंग में GST आया था तो GST-2A होती थी, जब मैंने इंटर पढ़ी थी तब GST-2A ही होती थी, 2B भी तो बहुत बाद में आई है। तो 2A का क्या सीन है? 2A कभी भी जनरेट हो सकती है, ठीक है, वो रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होती है, ठीक है जी। और जो 2A है सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट होती है, ठीक है जी, जहाँ पे मतलब वो रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होती रहती है, ठीक है। तो उसमें कोई भी वैसे वाला क्रेडिट जो होता है जो तुम्हारी लेट से बिल ऑफ एंट्री का क्रेडिट, वो तो 2B में भी आता है, ठीक है। और अगर NRTP ने कोई R1 भरी अपनी और वो तुम्हारा ITC वो भी आएगा, ठीक है जी। तुम्हारा किसी ने TDS काटा है
उसका भी डिटेल GSTR 2 में आ जाता है। वेरी गुड, ओके ठीक है सर। और जैसे मैंने बताया कि जो GSTR 2 भी है वो 14 तारीख को जनरेट होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ सप्लायर्स डेट ऑफ फाइलिंग। तुम जब मर्जी फाइल करो 14 को जनरेट होनी है, उसमें उस तक जो डाटा सही टाइम पे फाइल हो गया वो आ जाएगा, नहीं तो अगली रिटर्न में मिल जाएगा, बात खत्म। ठीक है सर। सर हमसे थोड़ी सी ये भी बात कर लो कि GSTR 2B के बाद क्या आता है, GSTR 3B। तो तुम्हें GSTR 1 फाइल करनी है, GSTR 2B तुम्हारी ऑटो जनरेट होती है, ठीक है, उसके बेस पे तुम अपना ITC डिसाइड करते हो और फिर तुम GSTR 3B फाइल करते हो। GSTR 3B में दोनों डिटेल्स होती है, तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाईज की और तुम्हारी इनवर्ड सप्लाईज की। इनवॉइस वाइज और लाइन आइटम वाइज कहीं नहीं जाती GSTR 3B में, सिर्फ समरी लेवल पे फिगर्स ड्रॉप करनी होती हैं, ठीक है। जो तो आउटवर्ड सप्लाईज की हैं वो तुम्हारी उससे उठा लेते हैं GSTR 1 से ऑटोमेटिक, और जो तुम्हारी ITC वाली हैं वो तुम भरते हो 2B को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है जी। तो इसमें भी सेम वही बंदे जो R1 फाइल करते हैं सेम इधर वही फाइल करेंगे, ठीक है जी। इसमें क्या आती है, समरी होती है ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। उसमें क्या था GSTR 1 में इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ B2B, ठीक है, और B2C की कंसोलिडेटेड। यहाँ पे क्या आएगी, समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, टोटल B2B सप्लाईज, टोटल B2C सप्लाईज, उसका भी टोटल, वो समरी लेवल बिल्कुल एकदम। और इनवर्ड सप्लाईज लेबल टू RCM आएगी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स आएगी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आएगी, ठीक है जी। एंड एलिजिबल ITC आएगा जो तुम ITC ले लोगे, और इसमें इनवॉइस वाइज डाटा नॉट रिक्वायर्ड है। और जो क्वार्टरली वाले 3B वाले हैं, जो QRMP ऑप्ट करके बैठे हैं, QRMP थोड़ी और डिटेल में पढ़ लेते हैं। QRMP वाले जो हैं वो GSTR 3B वो भी क्वार्टर एंड पे फाइल करेंगे, ठीक है। अब वो क्वार्टर एंड पे जब फाइल करेंगे, GSTR 1 फाइल करेंगे 13 को, तो 3B फाइल करेंगे 22 या 24 को। मंथली वाले तो 20 को ही कर रहे हैं, मंथली वाले तो 3B 20 को ही फाइल कर रहे हैं, क्वार्टरली वाले 22 या 24 को कर रहे हैं। सर ये 22 या 24 क्या है, स्टेट्स डिफाइन करेगी हैं कुछ GST लॉ में कि ये वाली स्टेट्स 22 को करेंगी, ये वाली 24 में। इतना मगजमारी करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन तुम्हें ज़्यादा ही जिद कर रहे हो तो ये वाली वो हैं जिनको 22 को भरनी है GSTR 3B, अगर ये क्वार्टरली वाले हैं। अगर ये क्वार्टरली वाले हैं, अगर ये मंथली वाली ऑप्ट करके बैठा है, मान लो गोवा कोई बंदा है वो मंथली ऑप्ट करके बैठा है, फिर तो वो 20 को ही भरेगा, लेकिन वो QRMP ऑप्ट करके बैठा है तो वो 22 को भरेगा। तो ये सारे हैं 22 वाले। वीडियो पॉज करो, पढ़ लो, अपन चलते हैं आगे। इनके अलावा ये वाली स्टेट्स के अलावा बाकी सारे 24 को भरेंगे अगर वो QRMP वाले हैं, और अगर QRMP वाला कोई नहीं है तो 20 को भरेगा, ठीक है सर। अब होगी तुम्हारी GSTR 1 में गलती, ओहो हो, GSTR 1 में होगी गलती, GSTR 1 में होगी गलती। तो गलती सुधार सकते हो तुम, देखो वैसे मैं तुम्हें फटाफट मैकेनिज्म बता देता हूँ। अगर तो तुम्हारी लेट्स से अप्रैल मंथ चल रहा है, ठीक है, 1 से 10 तक तुमने अपना डाटा फाइनलाइज कर लिया, 11 तक तुमने रिटर्न भर दी GSTR 1, और तुम्हें 11 से लेके 20 तक मतलब 3B फाइल करने से पहले ही तुम्हें गलती रियलाइज़ होगी, अरे यार गलती हो गई। और वो गलती ऐसी है जो तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाईज की लाइबिलिटी को कम ज़्यादा कर रही है, तो तुम GSTR 1A भर दो और उसी मंथ खड़े पैर अपनी लाइबिलिटी ठीक कर लो ताकि तुम्हारी लाइबिलिटी 3B में सही हो जाए। तो GSTR 1 प्लस GSTR 1A का टोटल सीधा 3B में उठ के आ जाएगा, ठीक है सर। लेकिन तुमने अगर GSTR 1A में कोई सप्लाई डाली, मान लो तुमने कोई सप्लाई, तुम इनवॉइस डालना भूल गए थे, तुमने डाल दी इनवॉइस, तो वो GSTR 2B इस मंथ में नहीं आएगा, वो अगले मंथ की GSTR 2B में आएगा, ओके, सामने वाले के लिए। तो GSTR 1A इज़ बेसिकली कि अगर तुम्हारी कोई सप्लाई रहेगी तो तुम वो डाल दो ताकि गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाए, गवर्नमेंट को और कुछ नहीं चाहिए, टाइमली टैक्स मिल जाए, सामने वाले का क्रेडिट अगले महीने मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट को परवाह नहीं है भाई, ऐसे तुम सोचो भाई कि हाँ ठीक है। अब सर हमें मान लो वो हमने 11 तारीख को GSTR 1 भर दी, लेकिन हमें 11 से 20 तक पता नहीं चला, हमें जाके 2 महीने बाद पता चला कि अरे यार वो 2 महीने पहले गलती हो गई थी, तो क्या करें? तो तुम अमेंडमेंट करोगे। अमेंडमेंट क्या क्या होते हैं, देखो, चाहे तुम GSTR 1 है चाहे GSTR 3B है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स या कोई ओमिशन हो गई, कुछ भूल गए तुम डालना, या कोई एरर हो गया उसको ठीक करना, तो तुम जिस मंथ तुम्हें पता चलता ना, अरे यार अक्टूबर में खड़े हो तुम, अरे यार वो अप्रैल में गलती हो गई थी, तो तुम अक्टूबर की जो GSTR 1 भरोगे, अक्टूबर की जो 3B भरोगे, उसमें उसको ठीक कर लो, उसमें उसको ठीक कर लो। अच्छा, तो खड़े पे ठीक कर सकते हैं जी, बिल्कुल सर। इसकी ड्यू डेट क्या है, मतलब कब तक, मतलब कब ऐसे होगा कि अरे यार वो 3 साल पुरानी GSTR 1 में गलती होगी अब ठीक कर सकते हैं? नहीं, तो इसमें कोई टाइम लिमिट है? क्या टाइम लिमिट है सर? अगले साल की 30 नवंबर तक, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। ये तुमने और भी पहले भी पढ़ी हुई, ITC लेने की भी ड्यू डेट यही होती है, ठीक है सर। और इसमें करना क्या होता है, कैसे होती है अमेंडमेंट? तो तुम जैसे इस मंथ की GSTR 1 खोलोगे और तुम उस
टेबल 9 या 10 11 में जाओगे, ठीक है, और वहाँ पे डालोगे कि भाई वो अप्रैल मंथ का इन्वॉइस है, उसकी ये डिटेल्स हैं, मुझे उसमें ये ठीक करना है, उसकी ये डिटेल्स हैं, तो ऐसे तुम चेंजेस कर दोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें सिर्फ एक छोटा सा जो MCQ पॉइंट बन सकता है, अगर तुमने मान लो गलती से रिसिपिएंट का GSTR नहीं गलत डाल दिया था GSTR 1 में, तो तुम उसको GSTR 1A में अमेंड नहीं कर सकते, तुम्हें उसको अमेंड करना पड़ेगा अगले महीने की R1 में। क्यों सर? क्योंकि तुम 11 को R1 भर के हटे, ठीक है, और तुमने उसमें कर दिया रिसिपिएंट का GSTN कोई और, अब वो तो 14 को 2B जनरेट होगी, वो तो किसी और को क्रेडिट पहुंच गया, तो तुम उसको इसी मंथ ठीक करोगे तो वो कैसे ठीक होगा, तो तुम्हें अगले मंथ ठीक करना पड़ेगा जाके। ओके, ठीक है जी। करेक्शन परसेंट टू सेम पीरियड है, अगर इसी मंथ की है, तुम्हें 11 से 20 की में पता चल गई, देन यूज GSTR 1A, ऑप्शनल है ऑब्वियसली, एंड एक ही बार फाइल हो सकती है 11 से 20 के बीच में, एक ही बार, जैसे GSTR 1 एक ही बार फाइल होती है, लेकिन उसको तुम ऑब्वियसली n नंबर ऑफ टाइम चेंज कर सकते हो, सेम GSTR 1A है। चेंजेस जो मेड होते हैं वो 2B में अगले मंथ में आएंगे, सामने वाले की 2B में अगले महीने आएंगे, ठीक है जी। और इसकी कोई ड्यू डेट नहीं है, 11 3B फाइल करने से पहले जब तक मर्जी, इसकी ड्यू डेट ऐसा फिक्स्ड नहीं है, लेकिन ये कब तक अवेलेबल रहती है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग R1 और द ड्यू डेट ऑफ R1, मतलब 11 तारीख या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग विच एवर इज लेटर, से लेके एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B तक ये अवेलेबल रहती है, ठीक है जी। और उसकी लाइबिलिटी जो है वो सेम मंथ की 3B में रिफ्लेक्ट करती है, ITC सामने वाले के 2B में अगले मंथ रिफ्लेक्ट करेगा, तुम्हारी 3B में लाइबिलिटी अभी चेंज हो जाएगी, ओके। और अगर ओल्डर पीरियड के तो तुम पढ़ चुके हो, टेबल 9 10 11 में चेंज करो, ओरिजिनल इनवॉइस की डिटेल्स बताओ और उसको रेक्टिफाई कर दो और बस ठीक हो जाएगा, सिंपल। और इसकी ड्यू डेट क्या है, 30 नवंबर, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। और रेसिपिएंट का GSTN अमेंड करना है तो GSTR 1A में नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ की GSTR 1 में होगा। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात छोटी सी है, अगर तुम GSTR, देखो मैंने बताया ना कि ये GSTR 1 और 3B अमेंड करने का सेम प्रोसीजर है, ठीक है, जिस मंथ पता चला उसी मंथ रेक्टिफाई कर दो। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, अगर तुम्हारी GSTR 3B में कोई एरर था और वो एरर तुम्हें खुद नहीं पता चला, तुम्हें बता के गया कोई ऑफिसर, कब सर? जब वो तुम्हारे यहाँ स्क्रूटनी करने आया, जब उसने इंस्पेक्शन करी, जब उसने ऑडिट करा, या कोई भी ऐसे कुछ उसने इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करी टैक्स अथॉरिटी ने, और उस दौरान उसको पता चला, तब तुम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, फिर तो वो जो निकालेगा डिमांड या नोटिस या जो भी निकालेगा वो खुद ही निकालेगा, ओके। और ऐसे केसेस में जहाँ पे ऑफिसर ने निकाली तुम्हारी गलती, वहाँ पे तुमने अगर फिर वो टैक्स पे करा तो वो सामने वाले रिसिपिएंट को ITC भी नहीं मिलेगा, ओके। तो ये तो ध्यान देने वाला पॉइंट हो गया सर, ये तो पेपर में आ सकता है, क्या बात कर रहे हो, जनवरी 25 में आ रखा है ये, तो सितंबर 25 में नहीं आएगा, हाँ, जनवरी 26 में भी नहीं आएगा, ऐसा मेरा दिल कहता है, ठीक है। मेरे को पर्सनली जो लगता है 88C और 88D जो रूल है, जो DRC 1B और DRC 1C, उन पर हो सकता है MCQ वगैरह कुछ आ जाए, ठीक है। रिटर्न्स के ऊपर ऐसा क्वेश्चन आना औखा ही है इस बार तो, ठीक है। ये होता है 88C, जो DRC 01B में और DRC 01C में पोर्टल पे नोटिस आता है, जैसे ही तुम 20 तारीख को 3B फाइल करते हो ना, अगले दिन ही 21 तारीख को तुम्हारा सिस्टम जनरेटेड एक नोटिस आ जाता है, ठीक है, कि भाई तुम्हारे ये देखो जी, तुमने अभी 3B भरी ना जो आजकल में, उसमें जी वो आउटवर्ड सप्लाईज आपस में मैच नहीं थी R1 और 3B की, या फिर तुम्हारा 2B और 3B में क्रेडिट मैच नहीं था, तो वो या तो R1 वर्सेस 3B आएगा DRC 1B में, या 2B वर्सेस 3B आएगा डिफरेंस, ठीक है। और दोनों केस में तुम्हें 7 डेज़ में या तो रीज़न देने हैं, बेसिकली रिप्लाई देना है, या तुम डिमांड पे कर दो विद इंटरेस्ट। और इसमें भी सच, ये मैं बता दूं, ये जो हमने ऊपर अमेंडमेंट्स करी हैं, ये जो मैं कह रहा हूँ कि अमेंडमेंट कर सकते हैं, अब मान लो तुम्हें 2 महीने बाद पता चला यार एक इनवॉइस रिपोर्ट करना रह गया, तो तुम अमेंड कर दोगे लेट से, या तुमने एक पहले कर दिया था इनवॉइस रिपोर्ट, वो गलती से 50,000 का लग गया, वो 5 लाख का था, एक जीरो कम डाल दी तुमने, तो जो बचा हुआ तुम्हारा फिर अब टैक्स पेबल निकलेगा 4.5 लाख के ऊपर, तो उस पर तुम्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर टैक्स पेबल है तो विद इंटरेस्ट ही रहता है वो, ठीक है सर। जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं वो GSTR 5 फाइल करते हैं, एंड अगले महीने की 13 तारीख तक, और विद इन 7 डेज आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, ठीक है जी। तो अगले महीने की 13 तारीख तक GSTR 5 फाइल करनी है, या उनको जो लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी पीरियड है वो वैलिडिटी लेके चलते हैं ना 90 + 90 दिनों की, तो तब तक 7 डे, उसके वैलिडिटी पीरियड जैसे ही एंड हो रहा है उसके 7 डेज तक विच एवर इज अर्लियर तक वो अपनी GSTR 5 फाइल कर दें, जिसमें ऑब्वियसली बेसिकली आउटवर्ड सप्लाईज और ये वाली डिटेल्स ही बताएंगे, ठीक है सर। UIN याद है रजिस्ट्रेशन में पढ़ा था,
वो जो बाहर वाले होते हैं, कंसलेट, फॉरेन एम्बेसी, यूएस एम्बेसी इन इंडिया, वो जो लोग होते हैं वो यूआईएन लेते हैं। वो क्यों लेते हैं सर? ताकि उन्होंने जो यहाँ की गुड्स पे टैक्स भरा है वो उसका रिफंड ले सकें। तो वही बात है, वो डिटेल्स भरेंगे अपनी इनवर्ट सप्लाईज़ की। जिस इनवर्ट सप्लाईज़ क्यों? क्योंकि जिस पे उन्होंने टैक्स पे करा है, ऑन विच रिफंड ऑफ टैक्सेस हैज़ बिन क्लेम्ड, जिस पे वो टैक्सेस रिफंड का क्लेम करना चाहते हैं, जीएसटीआर 11 में भरेंगे अलॉन्ग विद एप्लीकेशन ऑफ सच रिफंड क्लेम। ठीक है जी। एक होती है जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न। ये कब फाइल करनी होती है? जब तुम्हारा जीएसटीएन कैंसिल हो गया तो तुम्हें एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी है। कब से करनी है? डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, विच एवर इज लेटर, है ना। मान लो तुमने खुद ही बोला था कि इस तारीख को कैंसिल चाहिए, या ऑफिसर का ऑर्डर आ गया नहीं आगे वाली डेट को कैंसिल होगा, तो आगे वाली डेट तुम्हारी कैंसिलेशन डेट मानी जाएगी, जो भी आगे हुई। उसके 3 महीने के अंदर तुम्हें एक फाइनल रिटर्न भरनी है, जिसमें तुम लास्ट में अपना चिट्ठा किट्टा है, होती सेम ही रिटर्न है, सेम ही आउटवर्ड सप्लाईज इनवर्ट सप्लाई सेम डिटेल्स आती हैं, बट एक लास्ट का चिट्ठा किट्टा बन गया कि सर ये हमारा था कारोबार और ये बंद हो गया, बाय बाय टाटा, ऐसा। इसमें कुछ बचा क्या? ओ क्या बचा? ये एक छोटी सी चीज़ एमसीक्यू में हो सकता है आ जाए। जो R1 है तुम्हारी 3B है, या R8 होती है जो TCS वाली, या GSTR 9 है, वो उसकी जो ड्यू डेट होती है, एक पर्टिकुलर रिटर्न की ड्यू डेट है। मान लो अप्रैल की ड्यू डेट क्या है? अप्रैल 2025 की। GSTR 1 की ड्यू डेट क्या है? 11 मई 2025। तो 11 मई 2025 से 3 साल, 11 मई 2028 तक तुम अप्रैल 2025 की GSTR 1 फाइल कर सकते हो, ऐसा। ठीक है जी। और ये जो R1 3B और जो CMP 08 होती है, जो कॉम्पोजिशन डीलर वाला फाइल करता है क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए, एंड जो GSTR 7 है जो TDS वाला फाइल करता है, वो फाइल तो करनी है, चाहे नील फाइल करो। मतलब बेसिकली वो कंपलसरी फाइलिंग हो चुकी है, और ये अमेंडमेंट भी है, मैं तुम्हें बता दूं, ये अमेंडमेंट है। GSTR 7 फाइल करनी ही है, चाहे नील फाइल करो, ये अमेंडमेंट है। पर्टिकुलरली ये वाली अमेंडमेंट है, GSTR 7 वाली। ठीक है सर, ठीक है जी। तो GSTR 7 फाइल करनी ही करनी है, चाहे नील डाटा हो, कुछ भी ना हो। ओके, आई थिंक यहाँ पे हमारा कवर हो चुका है। हम चल सकते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब पढ़ते हैं थोड़ा QRMP पढ़ लेते हैं। QRMP कौन ऑप्ट कर सकता है? जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ है। ऊपर GSTR 9 नहीं रह गया? अच्छा नीचे है वो, ठीक है सॉरी। और उसकी कोई GSTR 1 पेंडिंग ना हो, ठीक है। तो मतलब तुम मान लो तुम्हारा क्वार्टर आने वाला है जुलाई अगस्त सितंबर वाला, और तुम खड़े हो, लेट्स से, कब खड़े हो? तुम खड़े हो जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर आने वाला है ना, तो तुम खड़े हो 22 जुलाई को, नहीं 18 जुलाई को। तो तुम्हारी अभी जून की मान लो तुमने 3B फाइल करनी है अभी 20 जुलाई को, तुम पहले 3B फाइल करोगे। 20 जुलाई को जब फाइल कर लोगे ना, तो तुम 20 से 30 के बीच मस्त ऑप्ट करो, ठीक है। तो तुम्हारी बेसिकली कोई भी जो मंथली वाली, जब तक तुम मंथली वाले हो तब तक तुम्हारी कोई रिटर्न पेंडिंग ना हो, तो तुम ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ टर्नओवर हो, और QRMP GSTN वाइज है। मतलब मान लो मेरी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 3 जगह मेरा GSTN लिया हुआ है, और मैं पंजाब में मान लो QRMP ऑप्ट कर लूँ, और राजस्थान और हरियाणा में मैं मंथली पे करता रहूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं। सॉरी। और जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो QRMP अवेल करना चाहता है, वो कब से लेके कब तक करना चाहता है, कब से लेके कब तक कर सकता है? मान लो तुम्हें जुलाई से लेके सितंबर वाले क्वार्टर के लिए ऑप्ट करनी है, तो तुम कब कर सकते हो? पिछले क्वार्टर का जो सेकंड मंथ है उसकी 1 तारीख से लेके तुम्हारे जिस क्वार्टर में तुम ऑप्ट करना चाहते हो उसके मंथ एंड तक। मतलब पिछला क्वार्टर कौन सा था जुलाई टू सितंबर के लिए? अप्रैल मई जून का सेकंड मंथ मई, तो 1 मई से लेके इस मंथ के फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट तक, 31 जुलाई तक। ठीक है सर, ठीक है जी। इसकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है? अब देखो नाम में ही क्या रखा है, नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, QRMP। रिटर्न सिर्फ क्वार्टरली भरनी है, GSTR 1 और 3B वो क्वार्टरली भरो, पेमेंट मंथली करो। तो पेमेंट कब मंथली करनी है? जैसे ही फर्स्ट मंथ खत्म होगा उसके अगले महीने की 25 तारीख तक। जुलाई खत्म हुआ तो 25 अगस्त तक जुलाई की पेमेंट, अगस्त खत्म हुआ तो 25 सितंबर तक अगस्त की पेमेंट, ऐसा। ठीक है जी, ठीक है सर। ओके, ठीक है सर, ठीक है जी। अब 25 तक डिपॉजिट करना है सर, कैसे डिपॉजिट करना है? तो तुम्हें PMT 06 करके एक चालान होता है, और इसमें तुम्हें एक्चुअल में बस सिर्फ ई कैश लेजर में अपने पैसे डालने होते हैं, उतने पैसे जितने की रिक्वायर्ड हैं। वो रिक्वायर्ड कितने वो भी पढ़ लेते हैं। उतने पैसे तुम्हें बस डालने हैं, और
चालान जनरेट करते टाइम तुम्हें बस सिलेक्ट कर लेना है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर। वहाँ पे रीजन का ऑप्शन आता है कि क्यों चालान पे कर रहे हो, तो तुम्हें रीजन सेलेक्ट कर लेना, बस इतने में तुम्हारी डिपॉजिट हो गए। ई कैश लेजर में ही पैसे आएंगे, और पैसे कब सेट ऑफ होंगे, जब तुम क्वार्टरली 3B फाइल करोगे ना, तब उसमें पेमेंट करते टाइम वो सेट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। और ऑप्शंस क्या है मंथली पेमेंट करने के? देखो दो ऑप्शन है, या तो तुम एक फिक्स सम रख लो, सीधी बात है, या सेल्फ असेस्ड। पहले सेल्फ असेस्ड सबसे ईजी, तुम्हें खुद जितना लगता है कि यार इस महीने की मेरी इतनी सेल हुई है और इतनी मेरी परचेज थी, तो इतना आईटीसी सेट ऑफ हो जाएगा, ले दे के नेट लाइबिलिटी मेरी इतनी निकलती है, मैं चुपचाप इतने ई कैश लेजर में अपने डाल देता हूँ चालान भर के PMT 06। तो या तो तुम ये कर लो, सेल्फ असेस करके डाल दो, या तुम एक गवर्नमेंट फिक्स सम बता दिया कि यार तुम्हें ना अपने पिछले क्वार्टर की जो टोटल लाइबिलिटी निकली थी, मान लो पिछले क्वार्टर में तुमने टोटल CGST, SGST एंड IGST ईच 100 पे करा था, तो तुम्हें इस मंथ, फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ के लिए 35%, यानी पहले मंथ की तुम 3B में और R1 में कितना पे करोगे, 35, अगले मंथ में 35, उसके लास्ट मंथ में तो तुम R1 और 3B फाइल करोगे ना, तो तुम्हें पता ही चल चुका है पूरे क्वार्टर की सेल कितनी है, उतना तुम नेट फाइल करोगे। सर पूरे क्वार्टर की सेल मेरी ज़्यादा निकल आई, तो मैंने तो पहले कम पे करा था, तो क्या मुझे लेट फीस और इंटरेस्ट भी लगेगा क्या? तो देखो लेट फीस तो नहीं है, नो लेट फीस एप्लीकेबल फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स इन फर्स्ट 2 months ऑफ क्वार्टर। तो तुमने लेट फाइल करा, लेट टैक्स पे करा, तो लेट फीस तो नहीं है। लेकिन अगर तो तुम फिक्स्ड सम मेथड फॉलो कर रहे हो, गवर्नमेंट ने तुम्हें बोला कि यार 100 रुपये पिछले क्वार्टर की लाइबिलिटी थी, तो तुमने 35 भर दिए, इस बार लाइबिलिटी निकल आई 150, तो 150 के हिसाब से ज़्यादा बनते थे, लेकिन तुमने 35 पे करे, तो गवर्नमेंट कहती है इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुमने तो लॉ ही फॉलो करा भाई, फिक्स सम के हिसाब से तुमने 35% भर दिया। लेकिन अगर तुम सेल्फ असेसमेंट वाले हो, फिर तुम अगर शॉर्ट पेमेंट करते हो टैक्स की, शॉर्ट डिपॉजिट कराई कैश लेजर में सेल्फ असेस करके भी, तो तुम्हें फिर इंटरेस्ट लगेगा अगर लाइबिलिटी ज़्यादा निकल आई तो। ओके। और अगर सर हमारे ई कैश लेजर में ऑलरेडी सफिशिएंट बैलेंस है, तो तुम मत कराओ डिपॉजिट, ई कैश लेजर में पैसे होने चाहिए एट द एंड बेटे, और कुछ नहीं है। ठीक है सर। और GST और 3B भरते टाइम द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय RP इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर शेल बी डेबिटेड। ठीक है, जो तुमने ई कैश लेजर में पैसे डाले थे वो डेबिट हो जाएंगे 3B के टाइम पेमेंट करते टाइम। और कोई अमाउंट बच गई अगर ई कैश लेजर में, तो तुम या तो उसका रिफंड ले लो या उसको आगे यूज़ कर लो, सिंपल। ठीक है जी। तो QRMP यहाँ पे ख़त्म। क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, QRMP। अब चलते हैं कॉम्पोजिशन डीलर। कॉम्पोजिशन स्कीम याद है सर, पूरा चैप्टर पढ़ा है उसके ऊपर, वेरी गुड। अब ये हमें ईयरली बेसिस पे फर्निश करनी है। क्या फर्निश करना है सर? GSTR 4। ये दो भरते हैं, एक तो GST CMP 08 जो इनको हर क्वार्टर के एंड के अगले मंथ की 18 तारीख को पे करना है। अप्रैल मई जून खत्म हुआ तो 18 जुलाई को GST CMP 08 फाइल होगा, जिसमें वो क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं, सिंपल। एंड GSTR 4 फाइल करते हैं ये एनुअली, जिसमें अपना पूरा चिट्ठा गिट्टा देते हैं। क्या चिट्ठा गिट्टा देते हैं सर? आउटवर्ड सप्लाईज की सिर्फ समरी, लेकिन इनवर्ड सप्लाईज की इनवॉइस वाइज डिटेल्स। वाह, इनवर्ड सप्लाईज की इनवॉइस वाइज डिटेल्स, आउटवर्ड सप्लाईज की सिर्फ समरी। और क्या देते हैं सर? पूरी टर्नओवर इन स्टेट की एक समरी देते हैं। ठीक है जी। टैक्स पेबल कितना था, टैक्स पे कितना करा है, और ये अगले साल की 30 जून को फाइल होगा। एक पूरा 25-26 खत्म हुआ तो 30 जून 2026 तक भरते हैं ये। तो सिर्फ कंसोलिडेटेड डिटेल जाती है आउटवर्ड सप्लाईज के, लेकिन इनवॉइस वाइज इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट क्या है वो पूरी इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल जाती हैं। ओके, कितने रजिस्टर्ड पर्सन को, कितनी B2C हुई, सब। ओके। क्वार्टरली टैक्स पे करते हैं GST CMP 08 में अगले महीने की 18 तारीख तक, ये हम पढ़ चुके हैं जी। इनका 2A 2B नहीं होता भाई, 2A 2B हमारे लिए होता है, इनका 4A होता है, लेकिन इन्होंने ITC तो लेना नहीं होता, क्या ही फर्क पड़ता है। अब इन्होंने ITC तो पास ऑन करना नहीं होता, तुम्हें पता ही ना, टैक्स इनवॉइस नहीं काटते, तो GSTR 1 भी नहीं भरते, तो सामने वाले के 2B में नहीं जाते, तो बेसिकली इनको टैक्स तो सामने वाले को ट्रांसफ़र करना ही नहीं है, सामने वाले ने ITC लेना नहीं है। इसलिए इन्होंने सिर्फ कंसोलिडेटेड डिटेल्स रखी हैं कि भाई आउटवर्ड सप्लाई सिर्फ कंसोलिडेटेड बता दो। ठीक है जी। अब कॉम्पोजिशन स्कीम एंटर करते टाइम रेगुलर स्कीम की पेंडिंग रिटर्न भरनी पड़ेगी। ठीक है जी। कब तक भरनी पड़ेगी? अगले साल की 20 अक्टूबर तक, बेसिकली सितंबर की 3B की ड्यू डेट तक, और GSTR 9 फाइल करने की डेट विच एवर इज अर्लियर तक तुम्हें, अगर तुम अभी नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन में गए हो, कॉम्पोजिशन में अपना तुम अच्छा भला जा रहे हो, क्वार्टर खत्म हो गया, अगला क्वार्टर खत्म हो गया, और तुम्हें फिर सितंबर की 3B की ड्यू डेट तक तुम्हें रिटर्न सारी फाइल करनी है पिछली।
ओके। एंड CS से एग्जिट करते टाइम, कॉम्पोजिशन स्कीम से एग्जिट करते टाइम भी CMP 08 एंड GSTR 4 भरनी पड़ेगी 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ ऑफ विड्रॉल क्वार्टर। सर मैंने 12 जुलाई को विड्रॉ कर लिया, तो तुमने कौन से क्वार्टर में विड्रॉ करा? जुलाई अगस्त सितंबर। जीएसटी में तो क्वार्टर फिक्स्ड है, तो जुलाई अगस्त सितंबर में विड्रॉ करा, तो जुलाई अगस्त सितंबर जैसे ही ख़त्म होगा उसके नेक्स्ट मंथ की 18th तक तुम्हें वही CMP 08 भरनी है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 जून तक तुम्हें GSTR 4 भरनी है। ठीक है जी। और जो GSTR 4 है वो तुमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी पढ़ा था, अगर 3 महीने लगातार बीत गए और उसने GSTR 4 फाइल ही नहीं करी तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है भाई, ध्यान रखना ये बात। अगर तुमने कोई भी डिफ़ॉल्ट या डिले करा सेक्शन 39 वाली रिटर्न फाइल करने में, कौन सी 3B, ये कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वाली सारी ऐसी वाली, 44 एनुअल रिटर्न, 45 फाइनल रिटर्न, 52 TCS वाली रिटर्न, अगर इनमें से तुम्हें फाइल करने में कोई भी डिफ़ॉल्ट करा तो वो तुम्हें नोटिस भेज सकते हैं जिसमें तुम्हें 15 दिन में रिप्लाई करना है, और टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी नीड्स टू बी पेड इफ़ फेल्ड, और लेट फीस भी लगेगी। तो बेसिकली टाइम सिर भर दो, अगर ऑफिसर ने पकड़ के नोटिस भेज दिया तो तुम्हें टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी तो पे करनी ही पड़ेगी, लेट फी भी लगेगी। ठीक है जी। और हमने पढ़ा था स्क्रूटनी और ऑडिट में अगर कोई 3B भरनी पड़ गई, रेक्टिफाई करनी पड़ गई, तो उसका ITC भी नहीं जाता सामने वाले को। दिक्कत। अब आते हैं बहुत ही मेन चीज़ पे जो तुम्हें रियल लाइफ में बहुत काम आएगी, क्योंकि जितने भी तुम कल को फ्यूचर में बड़े क्लाइंट हैंडल करोगे GST में, तो सबने 9 और 9C तो भरनी है। ठीक है जी, ये तो जग जाहिर बात है। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ के ऊपर अगर तुम्हारी टर्नओवर है तो तुम्हें GSTR 9 भरनी है, 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो 9C भरनी है। ओके। और ऑब्वियसली एग्रीगेट टर्नओवर पूरे पैन इंडिया की मिला के, अगर तुम्हारी 2 करोड़ से ऊपर है तो 9, 5 करोड़ से ऊपर है तो 9C। किनको नहीं भरनी? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, NRTP ISD वाले, TDS TCS वाले, और वही डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी जिनकी बुक्स ऑडिट करता है CAG खुद जिनकी बुक्स ऑडिट करता है, तो उनको एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज 9C जो होती है ना, GSTR 9C, जो ये 9C जो 5 करोड़ के ऊपर भरनी पड़ती है, इसमें होता क्या है, इसमें तुम्हारी GST की जो तुमने पूरे साल रिपोर्टिंग करी है उसको कंपेयर किया जाता है तुम्हारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, कि तुम्हारी टर्नओवर मैच कर ली टेबल 5 में, टेबल वो अपना 12 में तुम्हारा ITC मैच कर लिया, टेबल 7 में तुम्हारी वो अपना क्या बोलते हैं रेट वाइज सेल मैच कर ली, ऐसा। ठीक है जी। ओके। कब फाइल करनी है सर 9 और 9C? 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। ओके। अब बचा एक छुटकू सा टॉपिक, GST प्रैक्टिशनर। पेपर के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, रियल लाइफ के लिए तो और भी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन भाई ICI कुछ नहीं पता, एकदम से ऐसे बॉम्ब फेंक के मारेगी, ये ले कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये ले GST प्रैक्टिशनर, कर क्वेश्चन सॉल्व। सेक्शन 48 गवर्न करता है GST प्रैक्टिशनर को। होता क्या है GST प्रैक्टिशनर? तुम बड़े बंदे, तुम्हारे पास बहुत बिजनेस, तुमने एक बंदे को GST प्रैक्टिशनर बना लिया अपना, कि भाई तेरे को मैं अपना GST प्रैक्टिशनर अपॉइंट कर रहा हूँ, एक हिसाब से ऑथराइज़ कर रहा हूँ कि तू मेरे बिहाफ पे मेरी आउटवर्ड सप्लाईज भरेगा, मेरे बिहाफ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, अगर कोई मीटिंग नोटिस आती है तो PH होती है तो पर्सनल हियरिंग होती है तो तुम्हें जाना पड़ेगा, तो मेरे बिहाफ पे बेसिकली R1 सब कुछ भर, रिफंड क्लेम कर, सब कुछ कर। और ऑथराइज़ तो मैं ही करूँगा, तो ऑथराइज़ भी मैं ही करूँगा, और जो भी तू काम करके देगा उसको एंड में वेरीफाई मैं ही करूँगा, क्योंकि मेरी OTP से ही रिटर्न फाइल होती है। ठीक है जी। तो GSTN प्रोवाइड एक सेपरेट यूज़र ID मिलती है GST प्रैक्टिशनर को, टू इनेबल हिम टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट्स विदाउट आस्किंग फॉर देयर यूज़र ID। उनकी यूज़र ID मांगे बिना, उनका ID पासवर्ड मांगे बिना GSTP के पास एक सेपरेट ID होती है जिससे वो क्लाइंट का काम कर देता है। ठीक है, अब कौन कर सकता है? एलिजिबिलिटी क्या है? तुम अगर GST प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो, सर मैं तो अभी सर वो क्या बोलते हैं 12th पास करके हटा हूँ सर, GST प्रैक्टिशनर बन जाऊँगा? नहीं बन सकते। कौन बन सकता है? एक तो पहली कंडीशन मस्ट है, इंडियन सिटीज़न ही GST प्रैक्टिशनर बन सकता है, जिसका दिमागी संतुलन ठीक हो, इंसॉल्वेंट ना हो, और कभी ऐसे कैदी वैदी ना हो, कन्विक्ट ना हुआ हो। इसके बाद सारी हैं एंड, तो एंड मतलब ये पहली कंडीशन जो है ये तो फिक्स्ड है, बाकी 3 कंडीशन में और, तो इन तीनों में से कोई भी एक हो। सर कौन सी? या तो उसको 5 years प्लस तक का
सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का एक्सपीरियंस रहा हो आईडीटी में, अर्लियर टैक्स रिजीम में, ठीक है जी। या वो रिटायर्ड ऑफिसर है किसी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का जिसको 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, 2 साल या उससे ऊपर का एक्सपीरियंस है। या उसने कोई ऐसे डिग्री या कोई ऐसे एग्जाम क्लियर करे हैं जिसमें ऐसे होता है ना, वो कॉलेज में ऐसे कोई कोई कॉमर्स का या कोई लॉ की डिग्री या कोई बैंकिंग का डिग्री या कोई मतलब ऐसे डिग्री कुछ क्लियर करी है, बीबीए टाइप्स, ठीक है, बीबीए टाइप्स, ठीक है। किस कहाँ से, फ्रॉम एन रिकोगनाइज्ड, ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी, रिकोगनाइज्ड कॉलेज बाय एन इंडियन यूनिवर्सिटी। या फिर कोई ऐसे सीए, सीएस या सीएमए हो। तो सर हम कल को सीए बन गए तो जीएसटी प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं। सीए बन गए तो तुम जीएसटी प्रैक्टिशनर थोड़ी बनोगे, तुम तो प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट बनोगे ना, तुम्हारे क्लाइंट होंगे, ठीक है, ओके। कैसे होते हैं सर, अच्छा ये भी एक बार देख लेते हैं। होगा क्या, सिंपली होगा, रजिस्टर्ड पर्सन ऑथराइज करेगा एक्टिविटीज़ की ये मेरे बिहाफ पे क्या क्या कर सकता है, ठीक है, विच इंटेंड्स टू ऑथराइज द जीएसटी एपी। तो एक्टिविटीज़ की लिस्ट ऑथराइज कर देगा कि हाँ ये मेरे बिहाफ पे ये कर सकता है, और काम जीएसटी पे करेगा, ड्यू डिलीजेंस से पूरा ध्यान देके काम जीएसटी प्रैक्टिशनर करेगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन की रहेगी, क्योंकि हर स्टेटमेंट पे साइन उसके होके जाएंगे, जो उसको ओटीपी आएगा और ये वो, तो उसको पूरी वेरीफाई करके रिटर्न भरवानी है अपनी, अपना काम उसको पूरा खुद देखना पड़ेगा, सिर्फ काम करके जीएसटीपी देगा, ओके। जीएसटीपी इनरोल कैसे करते हैं, एक एप्लीकेशन फाइल होती है, प्रॉपर ऑफिसर उसे देखेगा और बोलेगा ठीक है एप्लीकेशन तो ठीक है, ये ले तेरे को इनरोल कर दिया, और ये इनरोलमेंट तब तक रहेगी अनलेस तुम कैंसिल करो खुद, ठीक है। सर उसने अगर रिजेक्ट ही कर दिया तो रिजेक्ट कर दिया तो रीजंस रिकॉर्ड कर लो, ठीक है जी। और तुम्हें जीएसटीपी बनने के लिए नेसिन का एक एग्ज़ाम होता है, वो भी क्लियर करना पड़ेगा। पेपर में बस इतना ही आएगा, नेसिन का एग्ज़ाम क्लियर करना है, नहीं करना है ऐसा, तो क्लियर करना ही करना है अगर तुम्हें जीएसटीपी के लिए इनरोल करना है खुद को। और ये जो ग्रीन वाला बंदा है, कौन सा ग्रीन वाला, जिसको 5 इयर्स प्लस तक का वो सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, तो तुम्हें अगर एक्सपीरियंस ऑलरेडी है तो तुम 30 मंथ तक के लिए तो एलिजिबल हो जीएसटीपी रहने के लिए। लेकिन जैसे ही 30 मंथ खत्म होते हैं तुम्हें नेसिन का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, मतलब 30 मंथ के अंदर अंदर ही कर लो ताकि तुम्हारा काम ना रुके, तो तुम्हें नेसिन का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। बाकी सबको खड़े पैर ऑलरेडी नेसिन का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, सिर्फ ये ग्रीन वाला जो 5 साल का है जिसको एक्सपीरियंस है वो 30 मंथ के लिए ऑलरेडी जीएसटीपी है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे क्यूडीस, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर के कंसेप्ट एंड ऑल तो होते हैं ख़त्म, ठीक है जी। कुछ कंसेप्ट ऐसे बचा नहीं, किसी कंसेप्ट में तो बचा नहीं, किसी मंजिल पे मैं रुका नहीं, और एक से जाओ एक से ओ कुछ पाने की हो आज, ठीक है, ओके। चैप्टर होता तुम्हारा ख़त्म, लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम देखेंगे इसका एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, सिर्फ जनवरी 25 में एक ही आया है, याद करा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं सर, हम चलते हैं जनवरी 25 के उस क्वेश्चन पे जहाँ पे ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। और ये जनवरी 25 में बस एक ही बार आया, ठीक है जी। वेडनेसडे 13 अगस्त सुबह 4:30 बजे। सर आप 13 अगस्त को अपने बर्थडे वाले दिन क्या कर रहे हो सर? ये बेटे यही असली विश है मेरे बर्थडे के लिए, कि मैं ऐसे ही ज़िंदगी भर ये वाला काम करता रहूँ, ठीक है, और ऐसे भगवान की नज़र मेरे पे पड़ी रहे जैसे शिव जी की पड़ रही है ना ऊपर, ऐसे मस्त, ठीक है, ओके। तो ख़त्म करते हैं, एक ही क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स या ओमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 39। सर हमें पता है जिस महीने तुम्हें एरर या ओमिशन पता चलती है उसी महीने तुम रेक्टिफाई कर सकते हो, वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि तुम्हें जैसे इनकम टैक्स में होता ना कि एक रिटर्न फाइल कर दी फिर उसके बाद तुम्हें उसकी रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारी मंथली चलती रहेंगी, जिस मंथ पता चला उसी मंथ के रिटर्न में बैठ के रेक्टिफाई कर दो, ठीक है जी, ओके। तो कोई ऐसे रेक्टिफिकेशन रिटर्न या कोई रिवाइज रिटर्न अलग से फाइल नहीं होती है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है रेक्टिफिकेशन की, कब तुम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, जब तुम्हारा वो स्क्रूटनी, इंस्पेक्शन, कुछ ऐसे इन्फोर्समेंट बाय टैक्स अथॉरिटीज़ ने, कुछ उन्होंने बेसिकली टैक्स ऑफिसर ने तुम्हारा निकाला कि यार ये तुमने गलती करी है, तुमने टैक्स कम पे करा है, फिर तुम वो रिवाइज नहीं कर सकते, फिर वो तुम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, फिर वो ऑफिसर खुद ही करेगा जो करेगा, ठीक है जी। और इसका तुम्हें पता है आईटीसी भी नहीं जाता सामने वाले को, ठीक है। टाइम लिमिट क्या है, वही 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है सर।
यहाँ पे होता है आपका चैप्टर भी ख़त्म, आपके पास एग्जाम क्वेश्चन भी ख़त्म। बहुत चंगा लगा जी थानू पढ़ा के। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, दुआओं में याद रखना।